भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में दो भाई रहते थे, रामू और शेखर। रामू बहुत मेहनती था। सुबह से शाम तक खेत में लगा रहता। उसकी बीवी गोरी निहायत सादी, नेक दिल और घर संभालने वाली औरत थी। दोनों का ख्वाब था कि एक दिन खेत फिर से हरे भरे हों और घर में खुशहाली आए। रामू का छोटा भाई शेखर थोड़ा ज़हीन मगर लालची था। उसकी बीवी कमला गांव भर में अपनी तेज जबान, गुस्से और सख्त मिजाज के लिए मशहूर थी। कमला को अपनी सास भी पसंद नहीं थी। वो अक्सर कह देती, ये बूढ़ी माँ हमारे घर पर बोझ है। एक साल गांव में खौफनाक खुश्क साली हुई। रामू का पूरा खेत जलकर भूरे रंग का हो गया। जानवरों के लिए भी पानी ना था। रामू बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि शेखर से मदद मांगे। अरे छोटे भाई, इस दफा फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। घर में तो खाने को भी कुछ नहीं बचा। बहुत मजबूर हूँ, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। दरवाजे पर ही कमला ने कह दिया, हमारे पास इतने अतिरिक्त पैसे नहीं है कि किसी को दे सकें। अपना घर ही बड़ी मुश्किल से चलता है। शेखर खामोश रहा, लेकिन उसके दिल में भी हिसाब किताब उबल रहा था। रामू अफसरदा होकर वापस चला गया। रात का समय था। रामू और गोरी अपने कमरे में बैठे थे। तभी गोरी बोली, रामू, हम हाथ फैलाने वाले नहीं हैं। भगवान ने चाहा तो रास्ता खुद बनेगा। हम कोशिश करेंगे और जैसे हमेशा हम एक दूसरे का साथ निभाते रहेंगे। हिम्मत बस नहीं हारनी है। उसी हौसले ने रामू को अगले दिन फिर खेत की तरफ धकेल दिया। उसे खुश्क खेत में कुआं खोदने का फैसला किया। जब रामू मिट्टी खोद रहा था, ऊपर एक दरख्त की शाख पर दो तोते आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद कमला आती है। वो दो तोतों की तरफ देखती है और बोलती है, ये दो तोते हर रोज यहाँ आकर इस पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। मुझे तो ये भगवान का कोई इशारा लगता है कि इस पेड़ के नीचे कुछ है। रामू, तुम इस पेड़ वाली जगह में खोदना शुरू करो। कामला की बात सुनकर रामू उसी पेड़ के पास खुदाई करना शुरू कर देता है। रामू अचानक देखता है कि नीचे से पानी की एक जबरदस्त धारा फूट पड़ी। गोरी, भगवान ने हमारी सुन ली है। फिर रामू और गोरी घर चल जाते हैं। दूसरी तरफ जब शेखर को पता चलता है कि उसके भाई रामू के खेत में पानी का झरना निकल आया है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। जब वो अपने कमरे में आता है तो उसकी पत्नी कामला बोलती है, देखा, ये रामू उस दिन बेकारों की तरह हमसे मदद मांग कर गया था। अब बिना बताए अमीर बनता जा रहा है। कमला, तुम चिंता मत करो, मैं इस रामू का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। दोनों ने योजना बनाई। हम रामू को बहला फुसला कर आधा खेत अपने नाम करवा लेंगे, उसे कहेंगे कि बड़ी खेती करेंगे और फिर पूरा खेत हड़प लेंगे। अगले दिन रामू बाजार से कुछ सामान लेकर घर की तरफ आ रहा था। रामू नदी वाले रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि शेखर वहीं खड़ा है। रामू उसके पास आया और बोला, शेखर भैया, क्या हाल है? आज यहाँ खड़े हो, सब ठीक तो है? रामू भाई, मैं ठीक हूँ। आज तो मैं घर में ढूंढा तो गोरी भाभी ने बताया कि तुम बाजार से घर का कुछ सामान लेने गए हो। बताओ शेखर, क्या बात है? भैया, हम दोनों मिलकर खेती करेंगे। तुम आधा खेत मेरे नाम कर दो, हम मिलकर काम बढ़ाएंगे। रामू को ये कामला की कोई चाल लगी, लेकिन सादे दिल रामू ने भाई पर भरोसा कर लिया। अगले दिन दोनों भाई रामू और शेखर खेतों में मेहनत करते नजर आए। शेखर जमीन जोड़ते और रामू खुदाई करते। फिर रात के समय शेखर अपने कमरे में होता है और रामू अपने। शेखर अपनी पत्नी कमला से बोलता है, आज मैंने और रामू ने बहुत काम किया। बस ऐसे ही कुछ दिन और, फिर मैं रामू का भरोसा जीत लूंगा और उससे खेत अपने नाम करवा लूंगा। नहीं शेखर, मेरे पास एक प्लान है। रामू को अपनी जमीन से बहुत प्यार है। पहले हम उसका दिल उस खेत से हटाएंगे और फिर मौका देखकर जमीन अपने नाम करवा लेंगे। तो ठीक है, कल रात रामू खेत में पानी लगाने जाएगा। उसके वहां पहुंचने से पहले मैं वहीं पहुंच जाऊंगा और कुछ ऐसा करूंगा कि वो डर जाए, ताकि उसका मन उस खेत से बिल्कुल हट जाए। दूसरी तरफ गोरी बोलती है, हाँ जी, मुझे शेखर और कमला के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। ये जरूर कुछ न कुछ बुरा करेंगे। नहीं गोरी, शेखर मेरा भाई है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और रही कमला की बात, तो ये सब तुम भगवान पर छोड़ दो।
अगली सुबह रामू शेखर से बोलता है, चलो शेखर, आज हमें बहुत काम करना है और रात को खेत में पानी भी लगाना है। तो शेखर झूठ बोल देता है कि अरे बड़े भाई, आज मुझे बाजार से घर का कुछ सामान लाना है और कुछ और काम भी करने हैं, तो आज आप अकेले ही चले जाओ। ये सुनकर रामू खेत की तरफ निकल पड़ता है। रात गहरी हो चुकी थी। हवा अजीब सी सिसकारियां भर रही थी। रामू लाठी हाथ में लिए अंधेरे रास्ते पर खेत की ओर बढ़ा। दूर कहीं भेड़िए की हुआ गूंजी, झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आई। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। फिर भी वो धीमे कदमों से अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। रामू खेत में काम कर रहा था, मगर उसे ये नहीं पता था कि शेखर पहले ही वहां अंधेरे में छिपा हुआ है। ये सब उसी की चाल थी। काम करते करते रामू की नजर अचानक पेड़ पर पड़ी। वहां खून से लथपथ हाथों के निशान दिखाई दे रहे थे। रामू का दिल जोर से कांपा, शरीर सर्द हो गया। तभी अंधेरे में से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार दूंगी। कौन है? कौन है तू? सामने आ, छुप मत। कौन है बोल? रामू उस आत्मा को देखता है। वो बोलती है, अहे इंसान, अगर जिंदगी प्यारी है तो भाग जा और फिर कभी यहाँ मत आना। ये सब सुनते ही रामू डर के मारे भाग निकलता है। रामू डरा सहमा अपने कमरे में बैठा था। ये देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, कब आया? क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम तो खेत में पानी लगाने के लिए गए थे। तब रामू अपनी पत्नी गोरी को सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। रामू कई दिनों तक गुमसुम और परेशान रहा। रात को नींद नहीं आती। दिन में बार बार वही डरावना मंजर आंखों के सामने घूमने लगता। गांव वाले पूछते तो वो बस चुप रह जाता। डर इतना गहरा था कि वो खेत की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। कई दिन बीत गए, पर रामू ने खेत की ओर कदम तक नहीं रखा। ये सब देखकर कमला और शेखर बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद रामू फिर खेत में जाता है, मगर वहां पहुंचकर कोई काम नहीं करता, बस चुपचाप बैठा रहता है। वो चारों तरफ नजर घुमाता है और देखता है कि खेत के कुछ हिस्सों तक पानी पहुंच ही नहीं रहा। रामू के मन में चिंता घर कर लेती है। वो सोचने लगता है आज रात फिर से मुझे खेत में पानी लगाने आना पड़ेगा, नहीं तो फसल का नुकसान हो जाएगा। रात होते ही रामू घर से निकलकर खेतों की ओर चलने लगता है। हे भगवान, कहीं आज फिर से वह चुड़ैल ना आ जाए। मुझे तो उस रात की घटना आज तक नहीं भूलती। जैसे ही रामू अपने खेत तक पहुंचता है, वो सीधा उसी पेड़ के पास जाता है। उस पेड़ पर वही खूनी हाथ के निशान आज भी पड़े थे। उन्हें देखते ही रामू फिर से डर जाता है और कांपती आवाज में बोलता है, देखो, मुझे पता है तुम वही हो। बस मुझे ये बता दो तुम क्या चाहती हो और क्यों मेरी जमीन पर कब्जा किया है। रामू, उस रात मैंने तुझे छोड़ दिया था, जाने दिया था, लेकिन आज तू खुद ही मरने आया है, क्योंकि आज मेरा पति और मेरा बेटा यहाँ है और वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर भाग सकता है तो भाग जा आज। आखिरकार रामू फिर से भागकर अपनी जान बचा लेता है। बस बहुत हुआ शेखर, अब तुम हमें हमारे पैसे दे दो। नहीं तुलसी, बस कुछ दिन और करना है। हमसे ये ड्रामा और नहीं होगा। रामू बहुत अच्छा इंसान है, हम उसे और तकलीफ नहीं दे सकते। ठीक है, आई बड़ी समझदार सेवक। कल मैं खुद तुम्हारे घर आकर पैसे दे दूंगा। अब यहाँ से जल्दी जाओ, इससे पहले कोई देख ना ले। वो चुड़ैल असल में कोई नहीं थी, गांव की तुलसी ही थी। तुलसी, उसका पति और उसका बेटा, तीनों ही कुछ पैसों के लिए ये सब डरावना नाटक करते थे। तुलसी को ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो मजबूरी में ये खेल खेल रही थी। मगर उन्हें क्या पता था कि गांव के हरी चाचा दूर से ये सब देख रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। मैं सुबह ही रामू को सब बता दूंगा। सुबह होते ही हरी चाचा रामू के घर की ओर चलने लगते हैं। दूसरी तरफ रामू डरते हुए अपनी पत्नी गूरी के साथ घर के बाहर बैठा था। तभी हरी चाचा उसके पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा रामू, कल रात मैंने तुम्हारे भाई शेखर को और तुलसी, उसके पति और बेटे को देखा। वो ही चुड़ैल वाला नाटक कर रही है, लेकिन वो शेखर के कहने पर कर रही है, इसलिए तुम परेशान मत हो। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कमला की कोई चाल है।
अब सब सच सामने आ गया है। क्या शेखर, मेरा अपना भाई शेखर ही ये सब कर रहा है? मैंने कौन सी कमी छोड़ी थी? उसी ने तो मुझसे कहा था, रामू मेरे साथ मिलकर काम कर लो, और मैं बिना कुछ सोचे उसे छोटा भाई समझकर मान गया। लेकिन आज उसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। रामू, चलो अभी इसी वक्त सरपंच साहब के पास चलते हैं। हम सब कुछ उन्हें बता देंगे। अब चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। फिर वे तीनों सरपंच साहब के घर की ओर निकलते हैं। सरपंच साहब के पास पहुंचकर रामू सब कुछ बता देता है। सरपंच साहब रामू की बात ध्यान से सुनते हैं, फिर गहरी सांस लेकर कहते हैं, देखो रामू, जो हो चुका सो हो चुका। मेरी बात मानो और अपनी सारी जमीन अपने भाई शेखर के नाम कर दो। अरे सरपंच साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं शेखर का हिस्सा उसे दे सकता हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन आप तो पूरी जमीन उसके नाम करने को बोल रहे हैं। अगर मैं सारी जमीन उसी को दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं उन्हें कहाँ से पालूंगा सरपंच साहब? बस बहुत हुआ रामू, जैसा कहा है वैसा ही करो। बार बार समझाने की मेरी आदत नहीं है। अगर अभी भी जिद पर अड़े रहे तो याद रखना, फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। नहीं सरपंच साहब, अब साफ दिख रहा है कि आप भी शेखर के साथ मिले हुए हैं, लेकिन मैं ये कभी नहीं करूंगा। चीथड़े चीथड़े हो जाऊं फिर भी नहीं। आपको जो करना है कर लीजिए, पर मैं अपनी जमीन किसी कीमत पर नहीं दूंगा। रामू नहीं माना। फिर सरपंच के आदमी रामू को बहुत मारते हैं, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं। छोड़ो, छोड़ो मेरे पति को, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बस अब मुझे ही कुछ करना होगा। घर पहुंचते ही गोरी ने कांपते हाथों से अपने भाई को फोन किया। घंटी बजते ही उधर से चिंतित आवाज आई। हेलो गोरी, सब ठीक तो है? गोरी रोते रोते बोली, भैया, रामू को बहुत मारा है, उसके कपड़े तक फाड़ दिए। सरपंच और शेखर सब मिले हुए हैं भैया। हो, तुम जल्दी आओ, मैं अकेली कुछ नहीं कर पा रही भैया, जल्दी आओ। भाई की आवाज तुरंत भारी हो गई। गोरी रोना बंद करो अभी, मैं तुरंत निकल रहा हूँ, तुरंत। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे पति को कोई छू भी नहीं सकता, समझी? बस हिम्मत रख, मैं आ रहा हूँ अभी। गोरी ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, भैया जल्दी आना। उधर दूसरी तरफ गोरी का भाई पूरा गुस्से में बाइक पर चढ़ा और तेज रफ्तार में गांव की ओर निकल पड़ा। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, पर उसकी आंखों में सिर्फ आग थी, रामू पर हुए जुल्म का बदला लेने की आग। कुछ ही देर में वो गांव के मोड़ पर पहुंचा। वो बाइक रोकते ही जोर से चिल्लाया, कहाँ है सरपंच? कहाँ है शेखर? बाहर निकलो, आज हिसाब होगा। इतने में हरी चाचा आते हैं और गोरी के भाई को रोककर कहते हैं, सुन, पहले सोच समझकर कदम उठा। सीधा सरपंच से टकरा गया तो तू भी फंस जाएगा और रामू का हाल और खराब हो जाएगा। बेटा, मेरी बात मान और फौरन तू घर चल। फिर चाचा और गोरी का भाई घर आते हैं। हरी चाचा और गोरी का भाई घर पहुंचते हैं। गोरी अपने भाई को सब कुछ बताती है। गोरी की बातें सुनकर उसके भाई मुकेश को बहुत गुस्सा आता है, पर हरी चाचा उसे समझाते हैं कि नहीं बेटा, हमें जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहिए और ना ही कानून को हाथ में लेना चाहिए। पहले हम पुलिस की मदद लेंगे। मुकेश तुरंत पुलिस को फोन करता है और उन्हें जल्द से जल्द गांव आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आते हैं। रामू उन्हें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और इसमें कौन कौन शामिल है। पुलिस वाले रामू की सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और फिर ऑफिसर रामू से कहता है, अच्छा, तो इसमें सरपंच भी मिला हुआ है। रामू, तुम एक काम करो, अभी सरपंच को फोन करो और उसे ये बोलो कि तुम सारी जमीन शेखर के नाम करने के लिए तैयार हो। बस उससे पूछना कि तुमको कब आना है। तुरंत रामू सरपंच को फोन करता है और वही करता है जो ऑफिसर ने कहा था। सरपंच कहता है, गांव की चौक में अभी आओ। तो ठीक है रामू, तुम जैसे ही कागज पर साइन करने वाले होगे, हम उसी समय वहां आ जाएंगे और सरपंच को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। रामू उसी समय चौक की ओर निकलता है। रामू जैसे ही गांव के चौक में पहुंचता है, वह देखता है कि वहां तुलसी, उसका पति, उसका बेटा और साथ में शेखर और कमला भी खड़े हैं।
रामू सरपंच से कहता है, सरपंच साहब, मैं आ गया। चल रामू, जल्दी से इन कागजों पर अपना अंगूठा लगा और यहीं से दफा हो जा, समझा? रामू जैसे ही वो कागज पकड़ता है, उसी समय पुलिस की टीम वहां आ जाती है। ऑफिसर तुरंत सरपंच को रंगे हाथों पकड़ लेता है। शर्म करो सरपंच, तुम्हें गांव की भलाई के लिए सरपंच बनाया था और तुम गरीबों की जमीनें हड़प रहे हो। मुझे माफ कर दो, मैं शेखर की बातों में आ गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। इस सब के साथ शेखर और तुलसी का भी भांडा फूट जाता है। पुलिस वाले उन सबको जेल में बंद कर देते हैं और रामू फिर से बिना किसी डर के खेती करता है। तो दोस्तों, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और बुरे लोगों का साथ भी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।